हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिटेल में स्टडी कर दिया है और जो इससे पहले वाली वीडियो है वो हमने बनाई है नीट AIPMT एम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। आज के टॉपिक में हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है यहाँ पे, देख पा रहे आप। ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ चेन इलोंगेशन इन ट्रांसलेशन, हाउ मेनी कन्फर्मेशनल चेंजेस does the ribosome undergo that are coupled to GTP hydrolysis। इसका मतलब है जब हमने ट्रांसलेशन स्टडी की थी तो एलोंगेशन के टाइम कितने GTP मॉलिक्यूल का यूज करता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सबसे पहला GTP मॉलिक्यूल चाहिए होता है tRNA को चार्ज करने के लिए, मतलब कि tRNA जो है वो एमिनो एसिड के साथ बाइंड हो जाता है, वो भी एक GTP का यूज करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो राइबोसोम के यूनिट्स है वो mRNA में लगे होते हैं और mRNA से उसको ट्रांसलोकेशन करनी होती है, मतलब कि वो स्लाइडिंग करता है। स्लाइडिंग के लिए भी वो एक GTP मॉलिक्यूल का यूज़ करता है। सो एलोंगेशन के टाइम जो है वो 2 GTP मॉलिक्यूल का यूज़ करता है। तो इसका आंसर जो है वो ये वाला करेक्ट है, 2 GTP मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन टाइप 2 स्प्लाइसिंग। स्टूडेंट्स, हमने इसको स्टडी किया हुआ है ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग के नाम से। एक्चुअली स्प्लाइसिंग जो 3 टाइप्स की होती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक जीन है ना, इसके पास एडेनिन होता है और एडेनिन के पास 2' OH ग्रुप फ्री होता है। ये 2' OH ग्रुप ही है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इंट्रॉन्स में। देखो, स्प्लाइसिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, मतलब कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूव करना और कोडिंग सीक्वेंस को आपस में ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो देखो, ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि एडेनिन के पास टू प्राइम पे OH ग्रुप फ्री होता है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इंट्रॉन्स के। अब हमने क्या करना है कि ऑप्शंस को मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सूटेबल बैठता है। देखो, आपका पहला ऑप्शन है ए, guanine OH फ्रॉम आउटसाइड मेक्स ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन 5' फॉस्फेट और फर्स्ट बेस ऑफ इंट्रॉन। देखो, आउटसाइड मतलब कि बाहर से जो GTP डाला जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पास अपना एडेनिन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो बाहर से जो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सेकंड है ए फ्री 2' OH ऑफ है ना इंटरनल एडिनोसिन। इंटरनल मतलब अंदर जो एडिनोसिन है, मेक्स ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन 5' फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट बेस ऑफ इंट्रॉन। ये ऑप्शन जो बिल्कुल सही बैठता है, जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। देखो, एडिनोसिन है, एडेनिन है, यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इंट्रॉन्स के 5' फॉस्फेट में, है ना। आप बाकी के ऑप्शन भी रीड कर लो, इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। देखो, 3' OH, जबकि यहाँ पे क्या होता है 2' OH। सो ये भी गलत होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन इज कैरिड आउट बाय द U2 U4। ये जो प्रोटीन है ये यूज होती है स्प्लाइसोसोम में, यानी ग्रुप 3 इंट्रॉन्स में। तो जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द केमिकल्स इज ए DNA इंटरकलेक्टर। मतलब कि जो DNA को इंटरकलेट कौन सा करता है, मतलब उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको कौन वीक करता है, कौन सा केमिकल होता है, आपने डायरेक्ट याद रखना है एक्रेडिन ऑरेंज। एक्रेडिन ऑरेंज है जो इंटरकलेक्टर की तरह काम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक रिजेंबल्स द 3' एंड ऑफ ए चार्ज tRNA मॉलिक्यूल। इसका आंसर है प्यूरोमाइसिन। अगर प्यूरोमाइसिन को डाल दिया जाए साइटोसोल में तो क्या करेंगे कि जब आपका जो tRNA है वो चार्ज होगा तो वो tRNA जो प्यूरोमाइसिन से चार्ज होगा, क्योंकि जो है कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपका रिजेंबल्स करते हैं इस प्यूरोमाइसिन के साथ, तो वो प्यूरोमाइसिन से चार्ज होगा और tRNA क्या करेगा, इस प्यूरोमाइसिन को ले जाएगा और राइबोसोम्स के सब यूनिट में बाइंड करा देगा, यानी ए साइड पे बाइंड कर देगा। जब ये प्यूरोमाइसिन राइबोसोम्स के ए साइड पे बाइंड हो जाएगी तो वहाँ पे tRNA दूसरे एमिनो एसिड को एंटर नहीं करा पाएगा। अगर दूसरे एमिनो एसिड एंटर नहीं होंगे तो फिर आगे एलोंगेशन नहीं होगी। तो इसलिए जो प्यूरोमाइसिन है ये एलोंगेशन को इनिबिट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एमिनेटिन इज ए फंगल टॉक्सिन विच इनिबिट्स यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेजेज। The 3 eukaryotic RNA polymerases show differential sensitivity to the toxin. Which one of the following order is correct in respect of sensitivity toward the alpha amanitin? देखो स्टूडेंट्स, जो ये अल्फा एमिनेटिन है इसको स्लो डेथ पॉइजन भी बोलते हैं और ये M अनिता स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट किया गया है।
ये क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 को। अगर लो अमाउंट में अल्फा एमिनिटिन डाल दिया जाए तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 की एक्टिविटी बिल्कुल इनहिबिट कर देगा। फिर उसके बाद जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज 1 की। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पे ऑर्डर में दिखाया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 देखो सबसे ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा आरएनए पॉल 2 को, फिर आरएनए पॉल 3 को, फिर आरएनए पॉल 1 को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन डीएसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज कैटालिसिस द रिमूवल ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एन टर्मिनल ऑफ हिस्टोन्स विच एमिनो एसिड ऑफ द हिस्टोन इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। देखो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बेसिक जानना चाहिए। हमारा यूकैरियोटिक का जीनोम है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है। जो जीनोम है या डीएनए वो हिस्टोन के अंदर रैप्ड होता है ना। और जो हिस्टोन है वो आपका लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड से बना होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है ना। तो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है वो इंटरेक्ट करता है डीएनए के साथ, क्योंकि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड आपका पेंटो शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से बना होता है। फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो ओवरऑल डीएनए में भी नेगेटिव चार्ज आएगा। सो नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन करती है ना। सो ये कौन करता है कि हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज एंजाइम होती है जो एसिटाइल ग्रुप को ऐड करती है हिस्टोन्स पे। फिर उससे क्या होगा कि एसिटाइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज है, तो वो लाइसिन और आर्जिनिन के पॉजिटिव चार्ज को नेग्लिजिबल कर देगा, और डीएनए के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं होगी। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि आपका डीएनए एक्सपोज हो जाएगा। बट ये बोल रहा है कि हिस्टोन डी एसिटाइलेशंस, मतलब कि डी एसिटाइलेट किस एमिनो एसिड में किया जाता है, मतलब एसिटाइल ग्रुप को रिमूव किससे किया जाएगा, ताकि जो है दोबारा जो है प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन करे और दोबारा जो आपका क्रोमेटिन है वो आपका कंडेंस्ड हो जाए। तो उससे क्या होता है, जो ये डी एसिटाइलेशन करता है लाइसिन रेजिड्यू के ऊपर से, लाइसिन से एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है। जब यहाँ से एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा फिर ये इजीली डीएनए के साथ इंटरेक्शन करेगा और फिर से जो है वो डीएनए पैक्ड हो जाएगा हिस्टोन के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूकैरियोट्स precursor of miRNAs and siRNAs are usually synthesized by the next question है in eukaryotes precursor of miRNAs and siRNA are usually synthesized by only RNA polymerase 2 is the correct option। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो RNA polymerase 1 है वो RNA को बनाता है, और RNA polymerase 2 mRNA miRNA और siRNA को बनाता है, और RNA polymerase 3 tRNA को बनाता है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है in eukaryotic replication priming of DNA synthesis and removal of RNA primer is catalyzed by। देखो ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको, जब आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करोगे वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से प्लेलिस्ट ओपन करोगे, उस पर आप ट्रांसलेशन स्टडी करोगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करोगे, तो मैंने बिल्कुल चार्ट बनाया हुआ है जो कि कौन कौन सी एंजाइम्स आपकी यूकैरियोट्स में यूज होती है और कौन कौन सी प्रोकैरियोट्स में यूज होती है। तो देखो यूकैरियोट में जो प्राइमर सिंथेसाइज करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और प्राइमर को रिमूव करता है FEN1। सो ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर आपको दिख रहा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो पहला ऑप्शन है टुगेदर विद प्रोटीन्स rRNA प्रोवाइड से साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखना है कि इनमें से फॉल्स ऑप्शन कौन सा है, नॉट करेक्ट मतलब कि गलत कौन सा है। प्रोटीन्स और आरएनए तो पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करता है। ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यस ये भी सही है। डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन ए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। वाइल आरएनए सिंथेसाइज अकर्स इन द 3 to 5, नहीं गलत। आरएनए भी जो सिंथेसिस होती है यानी पॉलीमराइजेशन होती है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। सो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बाय ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ ट्रिप्टोफैन टू। देखो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका सिंपल कंसेप्ट है कि अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है
तो जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, मतलब इनएक्टिव करता है, खुद ट्रिप्टोफान इनएक्टिव करता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को। अगर ट्रिप्टोफान अब्सेंट हो तो फिर वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वो एक्टिव हो जाता है। देखो ट्रिप्टोफान एक एमिनो एसिड्स है और एमिनो एसिड फर्दर जाके प्रोटीन बनाता है। तो देखो कैसा होता, यहाँ पे ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो ये कैसे जो है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को इनएक्टिव करता है, ये बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और रिप्रेसर प्रोटीन पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जैसे ही ट्रिप्टोफैन उसके साथ बाइंड होती है तो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और इनिबिशन करता है ट्रांसक्रिप्शन की। कैसे? क्योंकि वो इंटरेक्ट होता है ऑपरेटर के साथ। जब ये रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के साथ तो ऑपरेटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगी और वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ट्रिप्टोफान खुद जो है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को रिप्रेस करता है। अगर ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन पढ़ लो आप। देखो ये बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, नहीं ये भी गलत है। बाइंड होगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, यस। लीडिंग टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इट्स डिग्रेडेशन, नहीं। ये स्ट्रक्चरल चेंज तो जरूर करता है रिप्रेसर में, बट ये एक्टिव करता है ना कि डिग्रेड करता है। बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन, यस। लीडिंग टू इट्स इंटरेक्शन विद सिग्मा सबयूनिट, नहीं। लीडिंग टू इट्स इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपको दिख पा रहा होगा 4 मार्कर में पूछा गया था। देखो और है इसमें कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाया हुआ है, मतलब इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है जो 3 to 5 यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है इनको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और इन फ्रेगमेंट या स्ट्रैंड को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सो देखो ये क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड। फिर लास्ट में देखना है कि करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि रिप्रेजेंट द, जो फर्स्ट है ये ए वाला, ए जो फर्स्ट है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग स्टैंड, यस ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग स्टैंड। वाइल सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यस मैंने ही बताया आपको अभी। सेकंड ऑप्शन है अमोंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनमें इनके बीच अगर देखा जाए सिंथेसिस ऑफ फोर्थ अकर्स प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ये बोल रहा है कि जो फोर्थ ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये पहले सिंथेसाइज होता है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड सेकंड। ये भी बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे प्राइमर लगेगा, प्राइमर 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लगेगी, वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। जब यहाँ पे प्राइमर लगेगा तो इसके बिल्कुल नीचे पैरेलल यहाँ भी प्राइमर लगेगा। तो पहला प्राइमर कौन सा लगा, फोर्थ, फिर लगा ये प्राइमर, फिर लगा ये प्राइमर। तो ऑप्शन ए और बी कैसा है, करेक्ट है। ऑप्शन ए और बी मतलब थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अमोंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ 2 अकर्स प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, मतलब जो फ्रेगमेंट 2 है ये पहले बनेगा थर्ड और फोर्थ से, नहीं गलत स्टेटमेंट है। सो ए और बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ हद तक जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर किए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और मैं और क्वेश्चंस भी कवर करूंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। तो अगर आपका इनसे कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।